नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं एसएससी बुलेट पर। ध्यान दीजिए, आज हम एसएससी सीजीएल के टीयर 1 का मैथ का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जो हुआ था 27 जुलाई 2023 को और शिफ्ट नंबर 39। ये अपनी उस सीरीज का पार्ट है जिसमें मैं आपको सारी की सारी 39 शिफ्ट्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा, ताकि आप अपकमिंग एसएससी के एग्जाम्स में इन क्वेश्चन से फायदा उठाएं, इन सॉल्यूशन से फायदा उठाएं और बेहतर करके सिलेक्शन ले पाए। तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज के एक कोण का माप छोटे कोण के माप से 30 डिग्री अधिक है, तो सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा? मुझे पता है कि किसी ट्रायंगल के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और अगर समकोण त्रिभुज है तो एक कोण 90 डिग्री होगा और वही कोण सबसे बड़ा भी होगा। तो इसका मतलब अदर जो दो कोण है वो 90 डिग्री के बराबर होंगे। तो फर्स्ट प्लस का सेकंड, ये दोनों कोण मिलकर कितने के बराबर? 90 डिग्री के बराबर। फर्स्ट और सेकंड ये दोनों कोण 90 डिग्री के बराबर होंगे। और इन दोनों के बीच में अंतर दे रखा है। अगर मैं ये 90 डिग्री का एक ट्रायंगल बना देता हूं और इस कोण को मैं फर्स्ट एंगल मान लूं और इस कोण को अगर मैं सेकंड एंगल मान लूं, तो फर्स्ट प्लस सेकंड 90 होगा। और फर्स्ट सेकंड से 30 डिग्री बड़ा है और आपको इसमें से स्मॉलर एंगल निकालना है। तो मुझे अगर सेकंड की वैल्यू निकालनी है तो मैं दोनों का डिफरेंस लूंगा, दोनों का डिफरेंस लेकर अपॉन में 2 कर दूंगा। कितना आ जाएगा? स्मॉलर एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। तो इसका आंसर होगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राम एक काम को 15 दिन में, रोहन इस काम को 25 दिन में और रोहित इस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो रोहित और रोहन ने 2 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर रोहित की जगह राम ने ले ली, तो कुल मिलाकर काम कितने दिन में पूरा होगा? तो सबसे पहले राम इस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, रोहित इस काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है और रोहन 25 दिन में और रोहित 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो अगर मैं कुल काम 150 मान लेता हूँ, कुल काम अगर मैं टोटल वर्क मान लेता हूँ 150, मैंने टोटल वर्क मान लिया 150। अगर टोटल वर्क 150 मान लिया तो राम का एक दिन का काम कितना बनेगा? राम का एक दिन का काम 100। देखिए, राम किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, रोहन 25 दिन में कर रहा है और रोहित 30 दिन में कर रहा है। टोटल वर्क में 150 मान लो तो ये 10, इसका एक दिन का काम 6 और इसका एक दिन का काम कितना आएगा? 5 आएगा। तो पहले 2 दिन रोहन और रोहित कर रहे हैं, तो पहले 2 दिन अगर रोहन और रोहित कर रहे हैं तो इनका एक दिन का काम कितना होगा? 11 होगा। अगर इनका एक दिन का काम 11 होगा तो इनके 2 दिन का काम कितना बनेगा? 11 दूनी 22। अब ये काम तो हो चुका है 150 में से, तो इसे 22 काम को हटा दिया जाए तो कितना काम बचेगा? 128 काम बचेगा। अब इस 128 काम को किसने करना है? राम और रोहित को मिलाकर करना है। नहीं, राम और रोहन को, क्योंकि रोहित की जगह राम ने ले ली है, तो राम और रोहन को मिलाकर करना है। तो 6 काम राम, 10 काम राम रोज करेगा और 6 काम रोहन रोज करेगा, तो 128 काम करना है और 16 काम रोज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 8 दिन इनको लगेंगे। तो टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ? कार्य कुल मिलाकर कितने दिन में पूरा हुआ है? तो 2 दिन पहले वर्क हो चुका है, 8 दिन अब हुआ है, तो टोटल कितने दिन लगे हैं? 10 दिन लगे हैं। तो 10 दिन मेरा आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 12% साधारण ब्याज है, 3720 रुपए की धनराशि 5282.4 हो जाएगी। तो 3720 और 5282.4, अगर मैं इनके बीच में डिफरेंस देखूं तो ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो सिंपल इंटरेस्ट होगा। 3782 5200 में से जाएगा तो ये आ जाएगा 1562 और उसके बाद 0.4। तो 3720 रुपए पे 1562 इंटरेस्ट लग रहा है। 3720 रुपए पे 1562 इंटरेस्ट लग रहा है। आप ध्यान दीजिए कि 12% के हिसाब से अगर 3 साल इंटरेस्ट लगेगा तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? टोटल 36%।
12% के हिसाब से अगर 3.5 साल इंटरेस्ट मिल रहा है तो मुझे कितना मिलना चाहिए? 12×3 = 36 और 6, 12 का आधा 6 और यानी कि 42%। 5.5 साल में 12×5 = 60 और 6 और 66% मिलना चाहिए। और 5 साल में कितना मिलना चाहिए? 60%। ध्यान दीजिए कि अब मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि ये इनमें से किस परसेंटेज के नजदीक है। तो 3720, अगर मैं 3720 करता हूं तो 3720 का 10% कितना बनेगा? अगर मैं 10% की बात करता हूं तो 372 होगा। और मुझे पता है कि मुझे इसको 1562 के आसपास लेके जाना है, तो मैं 40% ले लेता हूँ। अगर मैं 40% दूंगा तो 4 से गुणा कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 37, 3×4 = 12, 7×4 = 28, 1480, 1488। इसका मतलब यह है कि 40% प्लस मुझे इंटरेस्ट चाहिए, क्योंकि 1562 इंटरेस्ट है और 1488 मेरा 40% है, तो 40 प्लस इंटरेस्ट चाहिए। तो 40 प्लस इंटरेस्ट मुझे यहीं मिल रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3.5 साल। ध्यान दीजिए, अननेसेसरी कैलकुलेशन अवॉइड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 cot p = 24 है। 7 cot p की वैल्यू अगर 24 है तो अगर मैं इस एंगल को P मान लेता हूं तो मैं कह सकता हूं कि इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये, बेस ये, और तो cot p होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बराबर क्या आ जाएगा? 24/60। तो मैं कह सकता हूं cot p बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, cot p होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आपका 24 है, परपेंडिकुलर आपका 7 है, तो इसका मतलब हाइपोटेनस आपका कितना बनेगा? 25 बनेगा। मुझे पता है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है 7, 24 और 25 की। ये लगातार आने वाली पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगर कई बार ये 7, 24, 25 में आपको मिलेगी, कई बार एग्जामिनर का मूड थोड़ा सा खराब है तो इसे 3.5 कर देगा, इसे 12 कर देगा और इसे 12.5 कर देगा। बट हर केस में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका रेशियो फाइनली बन के आ रहा है। अगर रेशियो 7, 24, 25 है तो आपकी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया जिसके परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस आपके पास है। तो अब आपको साइन पी की वैल्यू पता करनी है। मुझे पता है साइन पी की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, मतलब 7 अपॉन में कितना? 25। तो 7 अपॉन 25 मेरा आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन संख्या 9 से विभाज्य नहीं है लेकिन 3 से विभाज्य है? इसके लिए मैं डिजिटल सम ले लूंगा। अगर डिजिटल सम 3 से डिविजिबल होगा तो संख्या 3 से डिवाइड होगी, और 9 से डिविजिबल होगा तो संख्या 9 से डिवाइड होगी। तो ध्यान दीजिए, मैं संख्या को 3 से टोटल डिजिटल सम ले लेता हूँ। 5 और 8 13 और 2 15 और 6 21। इसका डिजिटल सम बन रहा है कितना? 21 डिजिटल सम बन रहा है 21। तो इसका डिजिटल सम बनेगा 21। अच्छा, इसका डिजिटल सम 5 और 9 14 और 4 20 और 5 और 9 14, 14 और 4 18 और 6 24। इसका डिजिटल सम 24 बन रहा है। इसका डिजिटल सम 18, इसका डिजिटल सम अगेन 18, 6 4 10 8 18 9 27। इसका डिजिटल सम 27, 6 और 4 10 और 11 21। इसका डिजिटल सम 21 और 6 6 12, 12 और 7 19 8 27। इसका डिजिटल सम 27 और इसका डिजिटल सम बन रहा है 21। तो अब मुझे ये देखना है कि ऐसे कितने डिजिटल सम हैं जो 9 से कट रहे हैं। तो 9 से कटने वाले हटा देते हैं, 9 से कटने वाले आप हटा दीजिए। इन नंबर्स को हटा देंगे। उसके बाद ऐसे कितने डिजिटल सम हैं जो 3 से कट रहे हैं? 21, 24, 21, 21। इसका मतलब 4 ऐसे नंबर्स हैं इनमें से जो 3 से कटते हैं बट 9 से डिवाइड नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि इस व्यक्ति की मासिक आय 45,000 है तो आवास और परिवहन पर उसका कुल मासिक व्यय कितना होगा? तो आवास 25% है और परिवहन ट्रांसपोर्टेशन 10% है। तो 35% निकालना है किसका? 45,000 का 35% आपको निकालना है। 45,000 का 35% आपको निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे? इस 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा। 450 की 35 से गुणा करनी है तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि 45 दिया कितना 45 दिया हो जाएगा 13,500
और 45 पंजे 225, तो 15,750 इसका आंसर होगा। ध्यान देंगे 45 को आप इस तरह से कर सकते हो, 45 गुणा में या 450, और 450 की गुणा में कर रहा हूँ 35 के साथ। तो 450 का मतलब ये है कि 450 को आप क्या कर सकते हो, 30 लिख सकते हो। तो 450 इसकी 30 प्लस का 5 लिख सकते हो। अगर मैं 30 से गुणा करूंगा 13,500 बनेगा, और 5 से और गुणा करूंगा तो 2250 और हो जाएगा। तो 13,500 और 2,250 बनेगा 15,750। मैं डिजिटल सम से भी कर सकता हूँ। 5 और 4 9, और 3 और 5 8, मतलब 9 की 8 से गुणा करेंगे तो डिजिटल सम आपका 0 आएगा। क्या डिजिटल सम 0 इसमें किस किस में है? यहाँ भी डिजिटल सम 0 है, यहाँ भी डिजिटल सम 0 है। अच्छा, अगर डिजिटल सम 0 है तो आप इसे इस तरह से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है 9788। अगर इनके संख्याओं का योग 32 है तो आपको इनके घनों के बीच का सकारात्मक अंतर बताना है। तो प्राकृतिक संख्याएं अगर मैं ए और बी मान लूं तो ए क्यूब प्लस का बी क्यूब दे रखा है कितना, 9728। और ए क्यूब बी क्यूब मुझे पता है होता है ए प्लस बी, और साथ में ए प्लस बी का स्क्वायर और माइनस का 3ab, और ये 9728 के बराबर होगा। ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 32, 32 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 32 का स्क्वायर माइनस का 3ab, और बराबर है 972। 32 तिया 96, और एक जीरो आ जाएगा, 32 चौक 128, 304 बार कटेगा, 1024 बन जाएगा। 3ab, 1024 में से 304 जाएगा, ये आपका 1024 आ जाएगा। 1024 में से 304 जाएगा तो 720 हो जाएगा, और 720 बराबर है 3ab। तो ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ab की वैल्यू आ जाएगी 240। तो आप कह सकते हैं कि ab आपका आ जाएगा 240। ए बी 240 दे रखा है और ए प्लस बी 32 दे रखा है। ए बी 240 और ए प्लस बी 32 दे रखा है। मेरे पास दो तरीके हैं कि या तो यहाँ से मैं ए माइनस बी निकालूं, वरना ए और बी के ऐसे दो टुकड़े करूं जिनका जोड़ 32 के बराबर हो और गुणनफल 240 के बराबर है। तो मुझे दिखाई देगा कि 12 की अगर मैं 20 से गुणा करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 240 मिलेगा, और 12 और 20 मिलकर 32 होते हैं। तो 20 के स्क्वायर में से आपको 12 का स्क्वायर घटाना है। अब दोनों संख्याओं के घनों के बीच में सकारात्मक अंतर, आप 12 के क्यूब में से 20 का क्यूब घटा सकते हो, और आप 20 के क्यूब में से 12 का क्यूब भी घटा सकते हो। सकारात्मक अंतर चाहिए तो 20 के क्यूब में से 12 का क्यूब घटाएंगे तो 20 का क्यूब, और इसमें से आप 12 का क्यूब घटा दीजिए तो ये बनेगा 8000, और ये बनेगा 1728। 12,000 में से 1728 घटाएंगे तो 8,000 में 8,000 में से 1728 घटाएंगे तो 1700 इसमें से घटेगा तो 6300 बचेगा, और 6272 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक वृत्ताकार चाप है जिसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है, आपको बने त्रिज्याखंड का परिमाप बताना है। तो अगर एक वृत्ताकार चाप है और वो केंद्र के साथ 45 डिग्री बना रहा है, तो हमें पता है कि टोटल अगर परिधि घूमेगी तो 360 डिग्री घूमेगी। आउट ऑफ 360 टोटल सर्कमफेरेंस अगर घूमेगी तो 360 डिग्री आपका घूमेगा, उसमें से आपको 45 चाहिए। तो आपको अगर 2 पाई आर, आर कितना है? आर है आपका 4 सेंटीमीटर, तो ये आर 4, तो आपको चाहिए 2 पाई गुणा 4, और साथ में कितना चाहिए? 45 डिग्री चाहिए, आउट ऑफ कितना? 360 डिग्री। बट इससे इसका परिमाप नहीं बनता, परिमाप सिर्फ इससे इसकी सर्क्यूम्फेरेंस आएगी। तो आप सर्क्यूम्फेरेंस सिर्फ इतना ले रहे हैं, अगर आपको टोटल परिमाप चाहिए तो आपको ये भी जोड़ना पड़ेगा और ये भी जोड़ना पड़ेगा। तो आप इसे 4 + 4 8 जोड़ लेंगे तो टोटल सर्कमफेरेंस मिल जाएगी। पाई की जगह मैं लिख सकता हूँ 22/7, तो लिखा जा सकता है 2 × 22 और अपॉन में कितना? 7। तो 45 से 360 8 बार कटेगा और इस 8 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि आप 22/7 मिल गया,
और 7 में 8, 22, 7 अट्ठे 56, 56 प्लस 22 बनेगा 78, और 78/7 ही मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल, बट बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ है, आप इसे आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य है तो पहली संख्या मैं चेक कर लेता हूँ। मैं ये दो दो के अंक जोड़ देता हूँ अलग अलग, दो दो के पेयर बना दिए। 6 से 8 कितना ज्यादा है, इकाई के अंक से ढाई जितना ज्यादा है प्लस लिख लीजिए, इकाई का अंक ढाई से जितना ज्यादा है माइनस लिख लीजिए, इकाई का अंक से ढाई का अंक जितना ज्यादा है प्लस में, ढाई के अंक इकाई के अंक से या इकाई का अंक ढाई के अंक से कितना कम है वो माइनस में। इस केस में 6 से 8 ज्यादा है तो प्लस में, इस केस में 6 से 1 से 3 ज्यादा है तो प्लस में, और इस केस में भी ढाई का अंक इकाई का अंक ढाई के अंक से ज्यादा है तो प्लस में। तो टोटल बना 5। ये जो आपका टोटल आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, या तो 11 से डिविजिबल आना चाहिए या 0 आना चाहिए। तो दोनों में से कुछ नहीं है, इसका मतलब ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है। अब इस पर आ जाइए, अगर मैं इसको चेक करूंगा तो 3 से 8 कितना ज्यादा, 5 ज्यादा, 1 से 6 कितना ज्यादा, 5 ज्यादा, इकाई के अंक से ढाई का अंक कितना ज्यादा, 1 ज्यादा। तो अगर मैं तीनों को जोड़ता हूं तो 11 आ रहा है, इसका मतलब 11/638 ही वो संख्या है जो 11 से डिविजिबल है। आप इसे चेक कर लीजिए, 38, 26 और 01। 38 5 ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है और ये 1 ज्यादा है। तो 1 4 5 और 1 4 5, 5 और 5 10। इसका मतलब ना तो 11 मिल रहा है ना 0 मिल रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी 11 से डिविजिबल नहीं है। तो आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि 56 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इसके आधार का व्यास निकालना है। तो ध्यान देंगे, पृष्ठ क्षेत्रीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h), और 2πr(h) आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है किसी भी राइट सर्कुलर सिलेंडर या लंब वृत्तीय बेलन का। तो 2 पाई की जगह आप रख सकते हैं 22/7, आर की जगह रखा जा सकता है, आर वो पूछ रहा है, आर आप ले लीजिए, एच की जगह रखा जा सकता है 56, और ये बराबर है 1408 के। तो बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेशन कीजिए, आंसर निकालिए। तो 7 से ये 8 बार कट जाएगा, बाई 8 से इसको काटेंगे तो 8 से कम 8, 6 बचा, 8 7 56 और 8 6 48, 22 से 176 मुझे दिखाई दे रहा है, 8 बार जा रहा है। उसके बाद 2r की वैल्यू आ गई 8, और मुझे पता है कि 2r ही डायमीटर होता है, इसे ही डायमीटर कहेंगे, बट ये सेंटीमीटर में आई है। अब अगर आपको इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है जैसा कि हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैं इसे 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो 8/100 मीटर मेरा आंसर आ जाएगा। और किसी नंबर के बाद अपॉन में अगर 2 जीरो है तो 2 से पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी कि मेरा आंसर होगा 0.08 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज के तीनों गुणों के बारे में कौन सा कथन सही है। 2 साइड्स का सम तीसरे के इक्वल, 2 साइड्स का सम तीसरी के बराबर, दोनों एक जैसे ऑप्शन है। 2 साइड्स का सम तीसरी से बड़ा या 2 साइड्स का सम तीसरी से छोटा। तो ध्यान दीजिए बच्चों, अगर कोई ट्रायंगल तभी बनेगा जब 2 साइड्स का सम तीसरी से बड़ा होगा और 2 साइड्स का डिफरेंस तीसरी से छोटा होगा। तो पहले यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारा एक काम को 18 दिन में पूरा करती है और तारा एक काम को, तो सारा की जगह मैं एस लिख देता हूँ और तारा की जगह टी लिख देता हूँ। सारा का एक 18 दिन में एक काम पूरा करती है और तारा 15 दिन में एक काम पूरा करती है। तो टोटल काम में 18 और 15 का एलसीएम 90 मान लेता हूँ। तो सारा का एक दिन का काम हो गया 5 और तारा का एक दिन का काम हो गया 6। अब तारा ने 10 दिन तक काम किया, तो जब आप तारा से 10 दिन तक काम कराओगे तो जो 6 काम रोज कर रही है तो 10 दिन में कितना काम करेगी। तो आप कहोगे कि सर 10 दिन में इसकी 10 से गुणा कर दीजिए, 60 काम कर देगी। आप 60 काम अगर निकाल देंगे तो कितना काम बचेगा, 30 काम बचेगा। वो 30 काम आपको किससे कराना है, वो 30 काम तारा को करना है। तो अगर 30 काम तारा करेगी तो तारा एक दिन में 5 काम कर रही है, तो टोटल 30 काम करने में उसे 6 दिन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
कि x प्लस वन अपॉन एक्स अगर 6 है तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताइए। ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स लिखा जा सकता है। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स प्लस वन अपॉन एक्स आपको 6 दे रखा है और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स कितना होगा? ध्यान दीजिए, अगर आपको ये कंडीशन मिलती है कि x प्लस वन अपॉन एक्स कोई नंबर दे रखा है या ये दे रखा है, तो आपको सेम डिग्री में प्लस से माइनस में जाना है। डिग्री सेम है, पावर वन और आपको प्लस से माइनस में जाना है, तो आप क्या करेंगे सर, जो भी है उसका स्क्वायर, जो भी है उसका स्क्वायर और उसमें से 4 घटा देंगे, तो a के स्क्वायर में से कितना घटाएंगे? 4 घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा। तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर कितना है? 36। 6 का स्क्वायर 36 हो गया। 6 का स्क्वायर 36, 36 में से कितना घटाएंगे? 4 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा कितना? 6 अंडर रूट 32। और अगर मैं इसका 16 का 4 कॉमन निकालूंगा तो ये मेरा आंसर बन जाएगा 6 चौक 24 और 24 में अंडर रूट, तो 24√2 मेरा आंसर है। बहुत आसान सवाल, सेकंड्स में क्वेश्चन से बाहर। और 7 और 13 63 का तीसरा अनुपात क्या होता है? फर्स्ट नंबर, अगर आपको फर्स्ट सेकंड नंबर दे रखे हैं, फर्स्ट नंबर आपको ये दे रखा है और सेकंड नंबर आपको ये दे रखा है और आपसे थर्ड रेशियो पूछ रहा है, तो थर्ड रेशियो बराबर हमेशा याद रख लीजिए कि सेकंड वाले नंबर का आप स्क्वायर कर देंगे और अपॉन में क्या कर देंगे? फर्स्ट नंबर लिख देंगे। तो सेकंड नंबर का स्क्वायर का मतलब है कि 63 को 2 बार लिख दीजिए और 63 गुणा 63 अपॉन में पहला नंबर, तो अपॉन में पहला नंबर कितना बनता है? 7। तो 63 की अगर मैं 9 से गुणा करूंगा तो लास्ट में 3 नम 27, 7 आना चाहिए, तो मेरा ऑप्शन बनता है 567। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 10 आदमी समूह छोड़ देते हैं तो वो पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा, या समूह को काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो 40 आदमी का अगर 30 दिन का काम है तो 10 आदमियों ने काम छोड़ दिया तो 30 आदमी बचे, तो इनके कितने दिन का काम होगा? तो आप कह सकते हो कि सर इनके लिए 40 दिन का काम होगा। बहुत ही आसान सवाल। अगेन, 28 संतरों का क्रय लागत मूल्य 24 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर है। 28 संतरों का कॉस्ट प्राइस, 28 का कॉस्ट प्राइस बराबर है 24 के सेलिंग प्राइस। जितने में 28 संतरे खरीदे जा रहे हैं उतने में 24 संतरे बिक रहे हैं, तो मैं 4 से काटूंगा तो ये 7 बार, 4 से काटूंगा तो कितनी बार? 6 बार। और जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर आपको गुणा में बराबर का इस तरह का सिनेरियो मिल रहा है तो जो जिसके अपोजिट वही उसकी वैल्यू। तो सीपी अगर 6 होगा तो एसपी कितना होगा? 7 होगा। सीपी 6 होगा तो एसपी कितना होगा? 7 होगा। अगर आप सीपी और एसपी को 7 भी लिख सकते हैं तो ये आपका 6/7, जो जिसके सामने वो उसकी वैल्यू। तो एसपी 7, सीपी 6। तो आप बताइए कि अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो कॉस्ट प्राइस है अपनी 6 और उस पर प्रॉफिट कितना हो रहा है? सर 7 में चीज बिक रही है, 6 की थी तो 1 का प्रॉफिट होगा इंटू 100%। तो हम कह सकते हैं कि 16 से ही 2/3% का प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 252 मीटर लंबी ट्रेन है, 125 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, जिसमें ये ट्रेन 17 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाले इंजन में बैठे व्यक्ति को पार कर पाएगी। ध्यान दो, अगर एक इंजन में कोई व्यक्ति बैठा है और उस व्यक्ति को पार करना है तो मैं कहूंगा कि ट्रेन ऐसे व्यक्ति को पार करेगी जिसकी चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लिया अगर मैं पैदल चलूं तो मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा हूँ, 7 की स्पीड से चल रहा हूँ, बट अगर मैं ही किसी बस में बैठकर चलूं तो मेरी जो चाल होगी वो उतनी ही होगी जो बस की चाल होगी। तो इसका मतलब व्यक्ति की चाल है 17 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन की चाल है 125 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो व्यक्ति को पार करने के लिए ट्रेन को इसकी रिलेटिव स्पीड से चलना पड़ेगा। तो इसकी जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो 125 माइनस 17 आएगी, यानी कि रिलेटिव स्पीड आएगी 125 माइनस के 17, इसका मतलब है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो उतनी ही डिस्टेंस कवर करनी होगी जितनी ट्रेन की लेंथ है। तो ट्रेन की लेंथ, ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा? ट्रेन को अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस चलनी है और किस स्पीड से चलनी है?
125 माइनस 17 यानी कि 108 की स्पीड से। और 108 को अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो आप इसे 5/18 से गुणा कर सकते हो। अब अगर इसे 5/18 से गुणा करोगे तो ये आपका आ जाएगा 30। तो 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड से 252 मीटर कितनी देर में चलेगी? तो ये 10 बार जाएगा और ये 84 बार, 84/10 यानी कि 8.4 सेकंड में पार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो cos 4 थीटा cos स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। ये मैं आपको सेशन में करा चुका हूँ, कई बार करा चुका हूँ, फिर भी आप इसे देख लीजिए। tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो अगर इसका मैं tan स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लूँ तो आप कहोगे कि सर अंदर बचेगा tan स्क्वायर थीटा और प्लस का 1। इसमें से मैंने tan स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लिया तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो इज इक्वल टू 1। मुझे पता है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, तो इसका लिखा जा सकता है, इस tan स्क्वायर थीटा को मैं sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ और इसको मैं sec स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है sec स्क्वायर थीटा। इसको sec या sin स्क्वायर थीटा, एक मिनट चलिए, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, मुझे पता है कि इसकी वैल्यू होती है sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 1 है। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो इसे क्या मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कह सकता हूं? इसको मैं कह सकता हूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा इन टू में sec स्क्वायर थीटा की जगह 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 1। तो लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर tan स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के बराबर है तो tan 4 थीटा cos 4 थीटा के बराबर होगा, tan स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू अगर 1 है और इसकी वैल्यू इसके बराबर है तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 1 होगी। और 11 अगर इसके साथ है तो इसकी वैल्यू आएगी 11 इंटू 1 यानी कि 11। तो बहुत आसान कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये उन क्वेश्चन में आता है जिसकी आप वैल्यू पुट करके आंसर नहीं निकाल सकते, इसके लिए आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो यहाँ हमने दो चीजें इस्तेमाल की हैं। पहला तो यह है कि हमें पता था कि सेक tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। दूसरी चीज हमें पता होनी चाहिए कि sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा या sec थीटा बराबर 1 अपॉन cos थीटा होना चाहिए। इसके आधार पर हम ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपका है √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 8 थीटा। तो मुझे एक बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए कि cos थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस का 1। अगर मैं इस माइनस के 1 को इधर ले जाऊं तो मैं कह सकता हूं कि 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 है, इसका मतलब यह है कि यहाँ जिस भी एंगल की वैल्यू है 2 cos स्क्वायर उस एंगल का हाफ हो जाएगा। तो अगर मैं इस पोर्शन को उठाता हूं सिर्फ इतने को, तो अंडर रूट में 2 कॉमन ले सकता हूं, 2 प्लस का 1 प्लस के cos 8 थीटा। अगर ऐसा है तो इसकी जगह लिखा जा सकता है 2 इंटू, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर। और ध्यान दीजिएगा यहाँ थीटा था तो थीटा बाई 2 हो गया, तो अगर 8 थीटा है तो आप इसे 8 थीटा बाई 2 कर देंगे यानी कि ये आ जाएगा 4, ये 4 थीटा हो जाएगा। चलिए, ये 4 थीटा हो जाएगा तो cos स्क्वायर से cos रूट कैंसिल, cos बाहर आ जाएगा और 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 cos 4 थीटा।
अब ये 2 cos 4 थीटा हो जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि इस वाले पोर्शन को दोबारा से इसके साथ अटैच कर देते हैं तो ये आ जाएगा इतना 2 प्लस का 2 cos 4 थीटा। तो यही कंडीशन आ गई। तो अगर आप इस पैटर्न को समझ पा रहे हैं तो ये पैटर्न ये कहता है जब 2 प्लस का 2 cos 8 थीटा था तो आपका 2 cos 4 थीटा बचा, मतलब एंगल हाफ हो गया, बाकी दो साथ रहा। अगर 4 थीटा है तो cos 2 cos 2 थीटा बचेगा। और उसके बाद जब तीसरे रूट पर आप आएंगे तो ये आपका 2 थीटा होगा, और 2 थीटा को जब आप रूट हटाएंगे तो 2 cos थीटा बचेगा, यानी कि 8 का 4 हुआ, 4 का 2 होगा और 2 का फिर 1 होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 cos थीटा। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो ये ए क्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, तो मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूं। पहला तो ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहता है कि एक बार इन दोनों को जोड़ दो। जब एक बार जोड़ेंगे तो 7.35 और 2.25, एक बार इनको जोड़ दीजिए। 7.35 प्लस का 2.25 और गुणा कर दीजिए, एक बार दोनों को घटा देंगे यानी कि 7.35 और इसमें से आप 2.25 घटा रहे हैं। और अपॉन में कितना चल रहा है? अपॉन में चल रहा है 0.24। तो 7.35 इसका मतलब ये 9.6 बनेगा। और उसके बाद फिर इसमें से इसे घटाएंगे तो ये 5.1 बन जाना चाहिए, क्योंकि 35 में से 25 गया 10 बचेगा और 7 में से 2 गया 5। और अपॉन में क्या चल रहा है? अपॉन में चल रहा है 0.24। 2 पॉइंट से 2 पॉइंट हटा सकते हैं। 24 चौक 96, 24 चौक 96 और 91 चौक 204 आंसर है। तो इसमें सिर्फ हमारी बेसिक कैलकुलेशन चेक की गई है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अविनाश का मासिक वेतन 50,000 है और उसका मासिक खर्च है 18,000। राधा का मासिक वेतन 24,000 है, मासिक खर्च 24,000 है और उसका वेतन है 60,000। तो राधा की बचत और अविनाश की बचत का अनुपात। एसएससी सीजीएल में इससे आसान क्वेश्चन शायद ही कभी आया हो। अगर किसी व्यक्ति का इनकम दे रखी है और खर्च दे रखा है तो बचत निकालने के लिए डिफरेंस ले लेंगे। तो राधा की बचत का अनुपात देखना है अविनाश की बचत के साथ। तो राधा एक तरफ लिख लेते हैं और अविनाश दूसरी तरफ। तो राधा की बचत कितनी आएगी? सर 50,000 में से 18,000 घटा दो तो 32,000 आ जाएगी। उसके बाद 24,000 राधा की जो बचत आएगी, एक मिनट, राधा की जो इनकम है वो 60,000 है और इसका जो खर्च है 24,000 है। तो 60,000 में से 24,000 घटाएंगे तो राधा की जो बचत आ गई वो 36,000 आ गई। और अविनाश की जो बचत आएगी 50,000 में से 18,000 घटा दीजिए तो अविनाश की बचत आ जाएगी 32,000। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 36 और 32 का रेशियो, यानी कि 9 चौक 36 और 8 चौक 32, 9 और 8 का रेशियो आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एक किसी काम को 8 घंटे में, बी उसे 12 घंटे में, तो दोनों मिलकर कितने घंटे में करेंगे? तो टोटल काम मैंने मान लिया 24, टोटल काम 24 मान लिया। अगर एक ए 8 घंटे में कर रहा है तो इसका 1 घंटे का काम 3 है। बी अगर 12 घंटे में कर रहा है तो 24 काम करने में 2 घंटे 2 वर्क पर और के हिसाब से काम करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप 24 काम को जब ए और बी दोनों से कराओगे तो पर और ये 5 काम करेंगे, तो 24/5 यानी कि 4.8 आपका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। 600 मीटर का एक वृत्ताकार पथ है। पंकज और रोहित एक ही बिंदु से इतनी और इतनी स्पीड के साथ चल रहे हैं, विपरीत दिशाओं में चलना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको सर्कुलर ट्रैक बता देता हूं। सर्कुलर ट्रैक जब आप लेंगे तो पंकज है और रोहित है। पंकज, सपोज पंकज आपका इधर से चल रहा है और रोहित आपका इधर जा रहा है और सेम पॉइंट से दोनों चल रहे हैं और ट्रैक जो इनको कवर करना है वो है 600 मीटर। 600 मीटर इन्हें कवर करना है। तो हम एक चीज चेक कर सकते हैं कि अगर 600 मीटर का ट्रैक कवर करना है, ये अगर सपोज ये पंकज और रोहित यहाँ मिल गए तो पंकज ने जितनी भी डिस्टेंस कवर की है
और रोहित ने जितनी भी डिस्टेंस कवर की है वो मिलाकर 600 ही होगी। पंकज अगर 500 चला आया तो रोहित 100 चल के आया होगा। तो इसका मतलब यह है कि जब भी दो व्यक्ति सर्कुलर ट्रैक पर जा रहे हैं तो उनके बीच में वो तभी मिलेंगे जब या तो उनके बीच की डिस्टेंस 0 हो जाएगी या उनके बीच की डिस्टेंस ट्रैक की लंबाई के बराबर हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए, जब ये दोनों तभी मिलेंगे जब ये 600 मीटर डिस्टेंस कवर हो जाएगी। और 600 मीटर डिस्टेंस कब कवर होगी? जब ये दोनों मिलकर उसको कवर कर लेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको निकालना है इनके मिलने का टाइम। अब इनके मिलने का टाइम कैसे निकालेंगे? सर 600 मीटर कवर होनी है, किससे? मीटर पर सेकंड। इसकी भी स्पीड और इसकी स्पीड दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगी, तो दोनों की स्पीड को जोड़कर रिलेटिव स्पीड नीचे रख देंगे और उसके बाद फिर टाइम निकाल लेंगे। तो ये आपका 2.85 दे रखा है। उसके बाद फिर ये 5.4 किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है। तो 5.4 को जब आप किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो 5.4 की गुणा किससे करेंगे? 5/18 से करेंगे। तो 5/18 से आप किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं। तो ये आ जाएगा 0.3, और 0.3 गुणा 5 कितना बनेगा? 1.5। तो इसमें 1.5 और जोड़ देंगे। 600 मीटर कवर होगी दोनों की स्पीड के द्वारा, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड यानी कि दोनों को जोड़ लिया। रिलेटिव स्पीड अपॉन किसके? डिस्टेंस के, तो आपको टाइम मिल जाएगा। अच्छा, ये टाइम आपको सेकंड्स में मिलेगा, ये टाइम आपको सेकंड में मिलेगा। और वो कह रहा है कि वो कितने मिनट के बाद मिलेंगे, तो इस सेकंड को आपको मिनट में बदलना है। तो आप कह सकते हो कि सर 600 और 600 अपॉन में 4.35, और इस सेकंड को मिनट में बदलने के लिए आप 60 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? मिनट आ जाएगा। मिनट आ जाएगा। 60 से 600 10 बार जाएगा, तो 10 अपॉन में 4.35 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं 4.35 को 2 बार पहाड़ा पढ़ता हूं तो 8.7 आएगा। कितना बचेगा? लगभग 1.3 बचेगा। 4.35 का 1.3 कितना है? लगभग 1/3 हिस्सा है। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा आंसर 2.3 आएगा। तो ये अप्रोक्सीमेशन है कैलकुलेशन की, वरना आप कैलकुलेट करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 और 69 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? तो 32 और 69 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? ध्यान दीजिए, 32 से नेक्स्ट जो अभाज्य संख्या है वो कितनी है? वो 37 है। 37 के बाद फिर 41 है। 41 के बाद फिर 43 है। 43 के बाद फिर 47 है। 47 के बाद फिर 53 है। 53 के बाद फिर 61 है। 61 और उसके बाद फिर 63 और है। 63 के बाद फिर कितना है? 67। ये अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या निकालने का तरीका बच्चों ये होता है कि अगर मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा कि कौन सी अभाज्य संख्या है कौन सी नहीं है, तो इसका सबसे आसान तरीका यह है कि अभाज्य संख्याएं हमेशा 6n + -1 के फॉर्म में हो। कोई भी प्राइम नंबर ऑलवेज 6n + 1 या 6n - 1 के फॉर्म में होगा। 6 के पहाड़े से एक ज्यादा या 6 के पहाड़े से एक कम। अब आप कहोगे कि सर 25 6n + 1 6 गुणा 4 + 1 है, बट ये अभाज्य संख्या नहीं है। बट कोई भी 6n + 1 -1 वाला फॉर्मेशन अभाज्य संख्या हो ये जरूरी नहीं है, पर हर अभाज्य संख्या वो 6 के पहाड़े में एक जुड़कर या एक घटकर ही बनेगी। तो सबसे पहले 32 के बाद 6 का पहाड़ा कहाँ स्टार्ट होता है? 36 पर। इसके बाद 42 पर। इसके बाद फिर 48 और उसके बाद फिर 54, फिर 60, फिर 66। ये आ गया। अब मुझे ये चेक करना है कि अब मुझे सिर्फ इन 6 नंबर्स के आसपास रहना है कि इन 6 नंबर से या तो एक ज्यादा या एक कम ही अभाज्य संख्या होगी, और कोई नंबर चेक नहीं करना। तो 35 हो नहीं सकती, 37 होगी। 42 के एक आगे 43 भी प्राइम नंबर है और 41 भी प्राइम नंबर है। 48 से एक आगे 49 7 से कटता है, बट 47 किसी से नहीं कटता। 54 से एक आगे 55 नहीं है, 53 आपका प्राइम नंबर है। 59 आपका प्राइम नंबर है और 61 भी आपका प्राइम नंबर है। 65 आपका प्राइम नंबर नहीं है, बट 67 आपका प्राइम नंबर है। तो आप कितने ही नंबर इस तरह से चेक कर सकते हैं, और प्राइम नंबर भी इस तरह से चेक किया जा सकता है। तो सबसे पहले अब आप इन्हें जोड़ोगे, तो अगर जोड़ा जाए तो हम कह सकते हैं कि सर जोड़ने के लिए 37 + 43 कितना बनेगा? 38।
43 और 53 कितना बनेगा? 100 बनेगा। 41 और 59 कितना बनेगा? 100 बनेगा। तो 200 और 200 प्लस 80 और उसके बाद ये कितना बनेगा? 128 बनेगा। तो मैं कह सकता हूं कि 280 प्लस 128 टोटल 408 बनेगा। और मुझे पता है कि किसी भी नंबर का एवरेज जो निकालना होता है, एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि कितने नंबर हैं और उनका टोटल कितना है। तो सम कितना हो गया इनका? सम हो गया बच्चों टोटल 408 बना, और 408 टोटल के बाद टोटल नंबर कितने हैं? नंबर हैं दो, दो चार, दो छह और दो आठ नंबर है। तो ये टू कितना आ जाएगा? 51 इनका एल। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है कि पाई चार्ट है, 1800 स्टूडेंट्स हैं और उत्तीर्ण स्टूडेंट्स जो है वो 800 है। तो सेक्शन सी में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? तो सेक्शन सी में टोटल स्टूडेंट्स देख लेते हैं। 100 डिग्री आ रहा है आउट ऑफ 360 डिग्री। तो अगर मैं इसको 360 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको 360 से डिवाइड कर देता हूं, मैं अगर इसको 360 से डिवाइड कर दिया जाए और 100 डिग्री ले लिया जाए, तो 360 से डिवाइड जब आप करोगे तो ये 5 बार कट जाएगा। तो इसका मतलब सेक्शन सी में कितने विद्यार्थी हैं? 500 विद्यार्थी। अब 500 में से कितने पास हुए हैं? तो सेक्शन सी ये कह रहा है कि 25% पास हुए हैं। 25% का मतलब है कि 500 में से 125 पास हुए हैं, और 125 अगर 500 में से निकाल देंगे तो मेरा आंसर 375 आना चाहिए। 375 ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा, तो ऑप्शन ई लगाकर कर दीजिए, ये मेरा करेक्ट आंसर है। तो बच्चों ये आज की क्लास थी शिफ्ट नंबर 39। ऐसी ही और शिफ्ट लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। तब तक स्टे ट्यून्ड विद एसएससी बुलेट। धन्यवाद।